भारत के बारे में एक बात तो हम सबने सुनी है, सोने की चिड़िया। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक बहुत ही अमीर और खुशहाल देश की तस्वीर बनती है। लेकिन ये सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है? तो सवाल ये है कि भारत को आखिर सोने की चिड़िया कहा क्यों जाता था। चलिए आज इस ऐतिहासिक पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं और जानते हैं कि इस नाम के पीछे की असल वजह क्या थी। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से। पहली सदी से लेकर 17वीं सदी तक, यानी लगभग 1700 सालों तक, पूरी दुनिया की कुल कमाई का करीब-करीब 25 से 30% हिस्सा अकेले भारत का था। मतलब उस जमाने में भारत दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर था। तो इतनी जबरदस्त दौलत आ कहां से रही थी? आइए भारत के उन खजानों पर नजर डालते हैं जिन्होंने उसे एक आर्थिक महाशक्ति बना दिया था। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। भारत में सोने की कोई बहुत ज्यादा खदानें नहीं थी, तो फिर देश में इतना सोना जमा कैसे हो गया? इसका राज छिपा था भारत के व्यापार में। सोचिए, उस जमाने के रोमन इतिहासकार भी ये लिखते थे कि भारतीय सामान की दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि रोम का सारा सोना भारत की तरफ बह रहा था। मतलब भारत अपने माल के बदले में पूरी दुनिया का सोना अपनी तरफ खींच रहा था। और ऐसा भी नहीं कि ये सामान कोई आम चीज थी। भारत का जो सामान था वो लाजवाब था। यहाँ के बने बारीक सूती और मलमल के कपड़े, शानदार रेशम, कीमती पत्थरों से जड़े गहने, इनकी दुनिया में कोई बराबरी नहीं थी। दुनिया भर के अमीर लोग इन्हें खरीदने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार रहते थे। और मसालों की तो बात ही कुछ और थी। उस दौर में काली मिर्च, लौंग और दालचीनी जैसे भारतीय मसाले सोने के भाव में बिकते थे। इसी वजह से यूरोप में इन्हें काला सोना या ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। ये भारत के सबसे कीमती एक्सपोर्ट्स में से एक थे। अच्छा, तो ये सारी दौलत सिर्फ व्यापार और कारीगरी से नहीं आ रही थी। इसकी जड़ें, इसकी नींव कहीं ज्यादा गहरी थीं। चलिए देखते हैं कि कैसे भारत की जमीन ने इस पूरी समृद्धि के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। भारत की असली ताकत थी उसकी जमीन। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, शानदार मौसम और नदियों के जाल ने इसे खेती के मामले में एक पावर हाउस बना दिया था। साल में 2 फसलें उगाना तो यहाँ आम बात थी। देश खाने पीने में पूरी तरह आत्मनिर्भर था और दुनिया की सबसे अच्छी कपास भी यहीं उगती थी, जिससे वो मशहूर कपड़े बनते थे। पर बात सिर्फ जमीन और व्यापार की नहीं है। भारत के पास एक और खजाना था जो शायद इन सबसे ज्यादा कीमती था, ज्ञान का खजाना। जरा सोचिए, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय ये आज की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की तरह थे, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। गणित से लेकर आयुर्वेद और सर्जरी से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। ये बौद्धिक दौलत भी भारत की असली ताकत थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां बहुत ज्यादा दौलत हो वहां नजर भी लगती है। भारत की ये जबरदस्त समृद्धि दुनिया की नजरों से छिप नहीं सकी और धीरे धीरे ये बाहरी ताकतों के लिए एक निशाना बन गया। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी। सदियों तक एक के बाद एक यूनानी, शक, हूण, फिर मुगल और उसके बाद पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और आखिर में ब्रिटिश, सब भारत की दौलत की तरफ खींचे चले आए। इस लंबे सिलसिले का जो सबसे विनाशकारी पड़ाव था वो था ब्रिटिश राज। उन्होंने एक सिस्टम बनाकर भारत की दौलत को यहां से बाहर निकाला। इस सिस्टमैटिक इकोनॉमिक ड्रेन ने धीरे धीरे भारत की कमर तोड़ दी और इसी ने उस सुनहरे दौर का अंत कर दिया। तो चलिए अब सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और अपने सबसे पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर सोने की चिड़िया के इस रहस्य का हल क्या है? तो भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जिसने अपने बेजोड़ सामान के बदले दुनिया का सोना अपने यहाँ जमा कर लिया था। इसकी नींव एक मजबूत खेती पर टिकी थी, जिसे ज्ञान और इनोवेशन की शक्ति मिली हुई थी। और हाँ, आखिर में यही बेहिसाब दौलत विदेशी ताकतों के यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह भी बनी। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? किसी देश का इतना सुनहरा अतीत उसके आने वाले कल के लिए क्या मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।